डिलाइट आईएएस के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत ने टुकड़े चावल के निर्यात को बैन कर दिया है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्व पर, और साथ में ऐसे कौन से कारण हैं जिस वजह से भारत ने जो है इस तरह का डिसीज़न लिया है। क्योंकि आप सोचिए, जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था है ना, वर्तमान में विश्व की जो स्थिति है वो जो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। किस दृष्टिकोण से? खाद्य मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण से। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्यों भारत ने इस तरह के कदम को उठाया है, तथा इस तरह के कदम के वैश्विक स्तर पर और भारत पर क्या प्रभाव होंगे, इन सभी मुद्दों को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, आप यूपीएससी का जनरल स्टडीज का पेपर 3 इकोनॉमिक दृष्टिकोण से और पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जल्दी से देखते हैं कि चीज़ें आखिर हैं क्या। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिए जो बहुत ज़रूरी हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि गेहूं और चीनी के बाद, देखिए इससे पहले से सरकार ने ना इन पर भी कुछ बैन लगाया है। अब चावल की बारी आई है। ठीक है, तो चावल पर भी सरकार ने एक निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है जो अभी से लागू हो गया है। ठीक है, कौन से चावल पर बैन लगाया है? टुकड़ा चावल, ब्रोकन राइस जो होता है उस पर सरकार ने अभी बैन लगा दिया है। और साथ ही जो गैर बासमती चावल है ना, उसके निर्यात पर 20% 20% के आसपास निर्यात शुल्क भी सरकार ने लगाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि चावल को देश में ही रोकना है। इतना ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो इसका मतलब क्या चाहते हैं कि बाहर आप चाहते हैं कि निर्यात कम से कम हो। यह शुल्क जो है, अब सोचिए गैर बासमती चावल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन कौन से ज़्यादा प्रभावित होंगे? वाइट राइस जो होगा या ब्राउन राइस जो होगा। ठीक है, सफ़ेद और भूरा चावल के निर्यात को ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि इस पर बैन लगाया है, इस पर निर्यात शुल्क लगाया है। ठीक है, और इधर आप देखिए कि कुल निर्यात में 7% से ज़्यादा हिस्सेदारी इन दोनों की है। किसकी किसकी? सफ़ेद और भूरे चावल की। और इसको सर कहीं ना कहीं पर सरकार ने रोकने का प्रयास किया है। और एक चीज़ ये भी है, याद रखिएगा आप, कि पहले से जहाज पर लोड किया जा चुका चावल जो है ना, उसको अभी नहीं रोका जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसको लोड किया जा चुका है। उसमें अलग से जो एक्सपोर्टर हैं उनका काफ़ी खर्च ऑलरेडी उसमें हो चुका है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, ये आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। आगे क्या है, कुछ चीज़ें और भी हैं, देखिए जल्दी से। जो हमारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके पास जो खाद्यान्न का स्टॉक है ना, पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। देखिए, हमेशा समय समय पर आलोचना की जाती रही है किसकी? एफसीआई की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। क्यों? कि इनके पास एक्सेस मात्रा में खूब फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सेस मात्रा में खाद्यान्न है, सड़ता रहता है खाद्यान्न, ये यूज नहीं करते हैं। बट अब की सिचुएशन कुछ बदल गई है। इसमें पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है ये खाद्यान्न का स्टॉक। और आप सोचिए कि केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं का स्टॉक मिलाकर 16 अगस्त की बात है, ये लगभग 52.3 मिलियन टन था। काफी कम है ये। चीन के बाद भारत जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है ना, सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और लगभग आप ये देखिए कि विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा जो है वो 40% है। भारत ने 2021-22 के वित्त वर्ष में लगभग 2.12 करोड़ टन चावल का निर्यात किया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है ये। और ये जो एक्सपोर्ट किया है ना, ये लगभग 150 से अधिक देशों में। तो आप ये सोचिए कि भारत का जो चावल निर्यात है वो कितना ज़्यादा विविधतापूर्ण है। ठीक है ना, कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। 150 से ज़्यादा देशों में भारत जो है चावल को एक्सपोर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। निर्यात पर प्रतिबंध लगाया क्यों है, कारण क्या है? देखिए, जो कृषि मंत्रालय है ना, उसके ताजा आंकड़ों के अनुसार क्या बोल रहे हैं ये, कि चालू खरीफ सत्र में अब तक धान का बुआई क्षेत्र 5.62% से घटकर लगभग 3.3839 लाख हेक्टेयर हो गया है। आप सोचिए इसमें कमी आई है। कितनी कमी आई है? लगभग 6% की कमी आई है इसमें। जो हमारा बुआई क्षेत्र है ना चावल का, वो कम हो गया है। इसका कारण क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ना औसत से कम वर्षा हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मानसून जो है भारत में इस बार उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, उस वजह से धान का जो बुवाई क्षेत्र है वो कम हो गया है। और आप क्यों, इसका कारण क्यों है आप समझिए ना इस चीज़ को, कि चावल के लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये तो फैक्ट आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना। थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देखेंगे आगे चल के चावल की, क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट को लेकर भी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, तो धान को ज़्यादा पानी चाहिए और मानसून कुछ क्षेत्रों में जहां ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, वहां तो बारिश ही कम हुई है ना। तो उस वजह से जो है लोगों ने चावल ज़्यादा उपजाया नहीं है, इस वजह से बुवाई क्षेत्र में कमी हुई है।
ठीक है, तो सब्जियों की बेहतर आपूर्ति, खाद्य तेल की कीमतों की नरमी के बीच, ठीक है, आप सोचिए भारत में जो इन्फ्लेशन है ना, फूड इन्फ्लेशन है, आप ये देखिए कितना ज़्यादा है, लगभग 7% के आसपास है, और हमारी जो रेंज है वो 2 से 6% के अंदर है, तो 6% से ऊपर ही चल रहा है ये, और पिछले महीने ये लगभग 7% तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे क्या है ना कि अब बुवाई क्षेत्र कम हो गया है, बुवाई क्षेत्र कम हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, देश में जो चावल की कीमतें हैं ना वो बढ़ रही हैं। आप सोचिए इस मांग और आपूर्ति की चीजें आपको पता है ना, वो जो मांग और आपूर्ति का जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा होगी उस चीज की कीमतें कम होंगी, और उपलब्धता चावल की कम हो रही है, तो उपलब्धता चावल की कम होगी तो क्या होगा, कीमतें ज्यादा हो जाएंगी देश में। तो देश में कीमतें ज्यादा हो तो हम क्या निर्यात करें, सही रहेगा, फिर वो देश में कीमतें और ज्यादा वस्ट हो जाएंगी ना। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम देश में ही चावल को रोकें, ताकि हमारे देश में कम से कम कीमतें ज्यादा ना हो, ठीक है ना। अब आप यहां पर अच्छे से समझ गए होंगे। अब चीजें आगे देखते हैं। देखिए वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक्चुअली देखिए कई र्यूटर जैसे जो मैगजीन है ना, उन्होंने भारत को लेके इस डिसीजन को लेकर भारत की आलोचना की है। क्यों आलोचना की है, अच्छे से देख लीजिए आप, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वैश्विक स्तर पर भारत की आलोचना हो रही है, क्यों, देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे वैश्विक रूप से खाद्यों की कीमतों में वृद्धि होगी, ठीक है ना। फूड इन्फ्लेशन जो है, खाद्य मुद्रास्फीति है, वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया में तो खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी अगर हम चावल को रोकेंगे, लेकिन बात यहां पर वैश्विक स्तर पर हो रही है। क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि सूखा ऑलरेडी विश्व में काफी ज्यादा प्रभाव कर रहा है, ठीक है, हीट वेव पड़ रही है। यूरोप और अमेरिका जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कभी हीट वेव को देखा नहीं गया था। कारण क्या है इसका, क्लाइमेट चेंज, और उस वजह से हीट वेव हो रहा है, और रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भी तो चल रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है, खाद्य मुद्रास्फीति पहले से बढ़ी हुई है, ठीक है ना, फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो अब भारत ने चावल भी रोक दिया है, तो कहीं ना कहीं पर जिन देशों को चावल की जरूरत है, तो खाद्य इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी वहां पर, ठीक है। दूसरा रीजन वो क्या बोलते हैं कि भारत से आयात करने वाले देश अब थाईलैंड और वियतनाम की तरफ आकर्षित होंगे। एक बात मुझे बताइए कि भारत 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, तो इससे हमारा चावल महंगा होगा। चावल महंगा होगा तो वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी रहेगा क्या, वो कॉम्पिटिटिव रहेगा। क्यों कॉम्पिटिटिव रहेगा, जब वियतनाम और ये थाईलैंड जैसे देश सस्ता बेच रहे हैं तो भारत का तो महंगा हो जाएगा ना। तो इस सिचुएशन में जो आयातक हैं वो भारत से क्यों लेना चाहेंगे, तो वो थाईलैंड और वियतनाम की तरफ जाएंगे। हालांकि ये भारत के लिए एक नुकसान बता रहे हैं विश्व में, वैश्विक स्तर पर। अब आगे देखिए, टूटे चावल के पूर्ण प्रतिबंध से गरीब अफ्रीकी देशों में मानव खाद्य उपभोग में कमी आएगी। अब आप सोचिए कि कई ऐसे देश हैं, देखिए लीबिया जैसे देश है भारत के, जिबूती जैसे देश हैं, जहां पर भारत जो है टूटे चावल का निर्यात करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में भारत वहां भारत ने जैसे बैन लगा दिया है, तो इन देशों में चावल की आपूर्ति प्रभावित होगी, और चावल की आपूर्ति प्रभावित होने से क्या है, ऑलरेडी ये देश गरीब देश हैं, इन पास यही सब चीजें, भारत क्योंकि सस्ता चावल इनको निर्यात करता है, ऐसी स्थिति में उनके पास जो है मानव उपभोग को लेकर काफी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो लोग खाएंगे क्या। अब आप सोचिए कि भारत का निर्यात आने वाले महीनों में लगभग 25% से कम हो जाएगा, ये भी एक इफेक्ट है। आप सोचिए, और ये विश्लेषक मान रहे हैं इस चीज को, क्योंकि भारत ने ना इससे पहले क्या किया है, गेहूं और चीनी, ठीक है, वीट और जो है आपका और शुगर, इसको ऑलरेडी सरकार ने रोकने की कोशिश की है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया है। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो हम रोकेंगे ये चीज़ों को, ताकि हमारे देश के लोगों को कमी ना हो। देखिए बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्र हित अपनी जगह है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बार हम लोगों ने बात की है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा सर्वोपरि होते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम ध्यान देंगे। हमारे देश में भी तो गरीबी है, हमारे देश में भी तो खाद्य मुद्रास्फीति है, हम वो नहीं चीजें देखेंगे। विश्व बढ़ने वाले प्रभाव तो हम तब देखेंगे ना जब हम हमारे देश का पहले भला करें, ठीक है, वो जरूरी है। वो बात अलग है कि देखिए भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, मानवाधिकारों की हम बात करते हैं, वो ठीक है, बट सबसे पहले तो हम हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके मानवाधिकार भी तो देखेंगे, हमारे देश के लोगों को देखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले भारत जो डिसीजन है, इसकी आलोचना चाहे वैश्विक स्तर पर हो, पर भारत के हित के लिए ये काफी सही डिसीजन है, ठीक है। जल्दी से ये देख लीजिए कि जो चावल की उपज के लिए ना कुछ अनुकूल दशाएं होती है, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन कौन सी दशाएं, आप लोग पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक, और पकते समय लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ठीक है। अब ये है चीज, देखिए 125 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा चाहिए, और वर्षा हो नहीं रही है वेस्ट बंगाल में। आप सोचिए, एक चीज यहां पर समझ लीजिए, वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार
इनमें वर्षा की कमी है, इस बार औसत से कम वर्षा हो रही है। और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो बुवाई के क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, वो ये है कि भारत में वर्षा का जो वितरण है, इस टर्म को जरूर यूज करिएगा, वर्षा का जो वितरण है, ठीक है, ये समान नहीं है। ठीक है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। आगे थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं जल्दी से। उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, चीका मिट्टी और दोमट मिट्टी की इसकी जरूरत होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में यह पौधा अच्छे से उगता है। ठीक है, आगे आप देखिए, हल्की ढाल वाले मैदानी भाग अनुकूल होते हैं इसके लिए। डेल्टा क्षेत्रों में चावल खूब पलता है, आपको पता ही है ना, यूपी बिहार का क्षेत्र क्या है, इन नदियों का डेल्टा वाला क्षेत्र है। आगे चल के वेस्ट बंगाल का क्षेत्र जो आप देखिए, चावल की कृषि में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, इसकी खेती के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। हाथ से कहीं ना कहीं पे इसका इस्तेमाल, क्योंकि की जो पकाई के दौरान ये सब चीजें की जाती हैं। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है, ऑब्वियस ये जहां मांग ज्यादा होगी वहीं उत्पादन भी होगा। भारत चावल का उत्पादन निरंतर बढ़ा है। आप इतना था सोचिए 1950-51 में, और 2017-18 में लगभग आप देखिए कि इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है। सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना विश्व में, इसको तो आप समझते होंगे किस तरह से जो है हीट वेव्स वगैरह प्रभावित कर रही हैं, सूखा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का क्या है कि आप सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे को वर्षा का जो पैटर्न है ना, वर्षा का पैटर्न जो है वो प्रभावित हो गया है। ठीक है ना, रेनफॉल का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं पे बैलेंस उसका बिगड़ गया है। क्यों? कहीं पर तो बहुत ज्यादा वर्षा, आप सोचिए इस बार भारत के राजस्थान के क्षेत्र में बाढ़ आई है, सोचिए, और भारत का जो मेन क्षेत्र है जहां पर वर्षा होती है वहां पर वर्षा की कमी है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इस वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज की वजह से कई देशों में सूखा आ रहा है, हीट वेव आ रही हैं। ठीक है, भारत में भी आप सोचिए कि जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है ना, वहां पर अत्यधिक संकट जब बढ़ता चला जा रहा है। जहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए, हिमालय वगैरह में, वहां पर वर्षा एकदम से बहुत ज्यादा हो रही है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज ने रिवर्स कर दी हैं, उस वजह से दिक्कतें जो हैं ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में भारत को प्रयास ये करना चाहिए कि वर्षा का वितरण अगर कम भी होता है, वर्षा अगर कम भी होती है तो हमारे पास भंडारित जल ज्यादा हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूजल है उसका निरंतर स्तर गिरता चला जा रहा है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में कम हो गया है अत्यंत। ये हम कोशिश करें कि इसको फिल करें। ठीक है, जो भूजल को हम लोग थोड़ा रिफिल करने की कोशिश करें, कम इसका उपयोग करें, एक लिमिटेड वे में हम लोग जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। तो ये सब चीजें अगर हम करते हैं ना, तो आने वाले टाइम में देश में कम से कम खाद्य आपूर्ति की कमी नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं पर भारत को यहाँ से सीखने की जरूरत है। वर्षा को लेकर जल संसाधन है ना, वाटर रिसोर्सेज जो है, इसकी कीमत को हमें जल्दी से जल्दी समझना होगा, क्योंकि कृषि के लिए या औद्योगिक स्तर पर कहीं पर अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर के लिए जल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन के लिए। आप सोचिए ना, जल ही जीवन है। तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि बिना पानी के आप जीवन की संभावना सोच सकते हैं कैसी होगी, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें जल की जल्दी से जल्दी इसकी कीमत को समझना होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव, भारत पर प्रभाव हम लोगों ने अच्छे से देख लीजिए। आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर आपको इन सब चीज़ों की पीडीएफ मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से तरीके से करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।